हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल कॉल्ड ओजोन क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हम लोग ऑलरेडी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं इन आर प्रीवियस क्लासेस। आज हम प्लांट किंगडम की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना है। देन आफ्टर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एनिमल किंगडम, और उसके बाद हमारी सिस्टमैटिक्स नाम की ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। रटने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं और समझने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर प्लांट को हम लोग ना जाकर के देख नहीं सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। एनिमल्स के साथ हम काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे एनिमल्स डेली लाइफ में हमारे देखे हुए होते हैं, आइडेंटिफाई किए हुए होते हैं। सेम केस इज विद प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं है जितनी बाय डिफॉल्ट एनिमल्स के बारे में। अगर मैं आपको 50 एनिमल्स गिनाने के लिए बोलूंगा अपने आसपास, तो आप गिना दोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट टू एन अर्थवॉर्म टू अ बर्ड टू अ रेप्टाइल, एनीथिंग। लेकिन अगर मैं आपको 50 पौधे गिनाने के लिए कहूंगा तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे 50 नाम गिनाने में। तो यहां पर क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। फॉर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द ट्रिक्स, जिनको यूज करके हम लोग आसानी से चीज़ों को याद कर लेंगे। और जहां तक कंसेप्ट समझने की बात है, तो एक एक चीज़ समझाना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसमें आपको ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लांट किंगडम में आते कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट किंगडम आखिर होती क्या है। तो प्लांट किंगडम की डेफिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं, ये वक्त के साथ चेंज होती रही है। अगर आप बात करें टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि किन्होंने दी थी, कैरोलस लीनियस साहब ने दी थी। तो जब इन्होंने दो किंगडम्स बनाई, तो एक किंगडम थी आपकी किंगडम प्लांटे, जिसमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, और दूसरी किंगडम थी आपकी किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये जो किंगडम प्लांटे है, इसके अंदर कौन कौन आ गए? इसके अंदर जो एक्चुअल प्लांट्स हैं ये तो आ ही गए, यानी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से तो आ ही गए। इसके अलावा कौन थे? किंगडम मोनेरा के सारे मेंबर्स थे, यानी जिनके अंदर सेल वॉल थी। अब मोनेरा के अंदर के सारे मेंबर्स, यानी आपके आर्की बैक्टीरिया भी आ गए प्लांट में, जिनके अंदर सूडोम्यूरिन की सेल वॉल है, और आपके यू बैक्टीरिया भी आ गए, जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इसके सारे मेंबर्स आ गए, किसके अंदर? प्लांटे के अंदर। और किंगडम फंजाई, जिनमें काइटिन की सेल वॉल है, ये भी आपके प्लांट के अंदर आ गए। सो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस साहब, प्लांट के अंदर किंगडम मोनेरा के मेंबर भी हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर भी हैं, फंजाई के मेंबर भी हैं, प्लांट के मेंबर भी हैं। यानी 4 किंगडम्स के मेंबर्स मिलके एक सिंगल किंगडम कंस्टिट्यूट कर रहे थे इनिशियली, जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे। अब अगर हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार, जो कि आर.एच. विटेकर साहब ने दी थी इन ईयर 1969, उनके अनुसार अब प्लांट जो है, इनमें वही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, यानी सेल्यूलोजिक इसमें सेल वॉल देखने को मिलती है। ये आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक है। एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होंगे नेचर में। यहां पर ये जो प्लांट्स है ये दोस्त कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे सेल्स इनके अंदर पाए जाएंगे, और ये यूकैरियोटिक होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो एक ही किंगडम के मेंबर हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। और इनके अंदर काफी सारे पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे, जो कि इनकी खाना बनाने में या फिर अलग अलग लाइट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर आप देखें तो ये पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स कहां गए? जैसे आपका यू बैक्टीरिया था, इसमें आपका साइनोबैक्टीरियम आता था। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इसे एल्गी के समान माना गया। ये कहा गया कि ये तो अपना खाना बना सकता है, यानी ये तो प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये अब क्या है? आउट ऑफ प्लांटे हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो था, यानी साइनोबैक्टीरिया जो था, ये अब प्लांट का मेंबर नहीं रहा। सिमिलरली ये जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स थे, ये जो फंजाई के मेंबर थे, दे आर ऑल्सो आउट ऑफ प्लांटे, ये भी आपका प्लांट के मेंबर्स नहीं रहे। प्लांट के अंदर सिर्फ ऐसे मेंबर है जिनकी सेल्यूलोज की सेल वॉल है, जो अपना खाना बना सकते हैं लाइट को इस्तेमाल करके, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक है, पिगमेंट प्रेजेंट है,
और भी काफी सारे फीचर्स है जो इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जो आप अभी धीरे धीरे करके जानेंगे इस पूरे चैप्टर के दौरान। तो इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से प्लांट्स को पढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी बेसिकली रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। सबसे पहली कैटेगरी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है आपके एल्गी, जिनको लोअर प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ब्रायोफाइट, जिन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बचपन से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये आपके कहां पर रहते हैं, थोड़ा सा पानी के आसपास रहते हैं, यानी लैंड पर भी रहेंगे लेकिन पानी आसपास होना चाहिए, बिना पानी के इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। टेरिडोफाइट जो है ये भी आपका पानी के आसपास ही रहना प्रेफर करते हैं। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट जरूर थे लेकिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इनको अच्छी खासी चाहिए, तो ये भी पानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है ये आपके एडवांस प्लांट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इनके नाम के एंड में क्या आ गया, स्पर्म आ गया। स्पर्म का मतलब या स्पर्मा का मतलब होता है प्लांट में सीड, यानी ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड होंगे। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, यानी सीड के ऊपर फ्रूट का कवर नहीं है, यानी यहां पे कोई फ्रूट नहीं होगा। और एंजियोस्पर्म में आपका कवरिंग देखने को मिलेगी सीड के ऊपर, यानी आपका फ्रूट प्रेजेंट होगा, आपका फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। बाकी सारे जो प्लांट्स होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं देखने को मिलता। हम धीरे धीरे अगले 5 लेक्चर्स के अंदर इन सारी कैटेगरीज को कंप्लीट करेंगे। आज हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि प्लांट्स को इन कैटेगरीज में तोड़ा कैसे, और खासकर एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में। और उसके बाद अगले 5 लेक्चर्स के अंदर इन पांचों टॉपिक्स को धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1 बाय 1। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए कि क्लासिफिकेशन जो है एंजियोस्पर्म्स की यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की आखिर हुई कैसे। सो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और अलग अलग वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स को, खासकर एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। सबसे पहले जो सिस्टम आता है यह आपका अर्लीस्ट सिस्टम है, सबसे पहले दिया गया, इसीलिए इसे सबसे पहले पढ़ा जाता है। दिस अर्लीस्ट सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो लीनियस साहब ने अभी तक तीनों चैप्टर्स में, 11th क्लास के तीनों चैप्टर में अपना नाम जो है दर्ज करा दिया है। पहले चैप्टर में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रहे थे, सेकंड चैप्टर में ये आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रहे थे, थर्ड चैप्टर में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। तो ये अर्लीस्ट सिस्टम माना गया क्लासिफिकेशन का, लीनियस साहब ने इसे दिया। और लीनियस साहब ने किस बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन की नींव रखी, इन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, यानी बाहर के कैरेक्टर्स को देखकर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या आ गया कि आपका प्लांट जो है उसकी हैबिट क्या है, यानी वो दिखने में कैसा है। क्या एक प्लांट हरा भरा पौधा है, यानी क्या वो एक हर्ब है, देखते ही पता लग जाएगा। क्या वो एक झाड़ी है, यानी क्या वो एक श्रब है, देखते ही पता लग जाएगा। क्या वो एक बड़ा दरख्त है, क्या वो एक बड़ा पेड़ है, देखते ही पता लग जाएगा। यानी आपके प्लांट की हैबिट कैसी है, आपके प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, दिखने में वो कैसा है, यानी और भी कैरेक्टर, यानी उसके लीव्स का नंबर क्या है, कितने उसमें लीफ पाए जा रहे हैं, लीव्स का शेप क्या है। यानी आप बाहर से जो कैरेक्टर्स देख सकते हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जो आप सिर्फ प्लांट को देखकर ही बता पाओगे। तो इन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर लीनियस साहब ने क्या किया, प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने की कोशिश करी। और इनमें से जो मेन कैरेक्टर्स थे ना, इट वाज मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैटेगराइज किए गए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सब। यानी एक प्लांट में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि एक प्लांट की रूट कैसी दिखाई दे रही है, एक प्लांट की स्टेम कैसी दिखाई दे रही है, एक प्लांट की लीव्स कैसी दिखाई दे रही हैं, दीज आर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो यहां पर मेनली जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को तवज्जो दी गई और एंड्रोशियम कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा भाव दिया गया। तो इक्विवेलेंटली किस चीज पर फोकस किया गया, आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर एंड एंड्रोशियम कैरेक्टर पर। एंड्रोशियम कैरेक्टर्स मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। मेल सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया एंड्रोशियम कैरेक्टर्स के बेसिस पर।
लेकिन इनमें से एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि एंड्रोशियम कैरेक्टर्स जो है ना, ये बहुत कम आपके इफेक्ट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से। जैसे समझ लो एक फ्लावर है, एक फ्लावर में आपके स्टेमेंस का नंबर 10 है, तो अगर आप उस फ्लावर को ले जाकर के रेगिस्तान के पास के किसी इलाके में उगा दोगे तो क्या एंड्रोशियम का या स्टेमेन का नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं, नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उस तरीके का फ्लावर है वो, नंबर में कोई चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर समझ लो अभी मैं दिल्ली के पास रह रहा हूं तो मेरी शरीर में 206 हड्डियां हैं, और अगर मैं सियाचिन में चला जाऊंगा, सर्दी में चला जाऊंगा, तो क्या मेरी बॉडी में 306 हड्डियां हो जाएंगी या 105 हड्डियां हो जाएंगी? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है विच इज कांस्टेंट। सिमिलरली ये जो एंड्रोशियम कैरेक्टर है, दीज आर लेस अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल क्यूज या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बट आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं दे आर मोर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। क्यों? आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। अगर आपका एक पेड़ है जो कि रहता है एक ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर पानी खूब है, अगर पानी खूब है तो उस पेड़ का पत्ता खिला खिला रहेगा। अगर वाटर ज्यादा दे रहे हो तो आपके सेल्स जो है एक पत्ते के वो बहुत टर्जिड होंगे और खिला खिला चौड़ा पत्ता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इस सेम प्लांट को उगा दो एक ऐसे इलाके में ले जाकर जहां पर पानी कम है, तो प्लांट क्या कोशिश करेगा कि पानी मेरे पास पहले से कम है, मैं ज्यादा ट्रांसपीरेशन नहीं करना चाहता, मैं ज्यादा पानी उड़ाना नहीं चाहता, आवारागर्दी नहीं करना चाहता। वो अपनी पत्ती को सिकोड़ लेगा, रोल कर लेगा और अपने स्टोमेटा को बंद कर लेगा। यानी वहां पर पत्ती आपको गोल या छोटी देखने को मिलेगी, वो मुड़ जाएगी, रोल हो जाएगी। यानी अगर सिर्फ पानी की मात्रा को भी आप चेंज कर देते हो तो आपकी पत्ती की शेप चेंज हो गई और आपको लगेगा ये दो डिफरेंट प्लांट है। अगर आप सिर्फ पत्ती की शेप को कंसिडर करते हो, यार मॉर्फोलॉजी तो चेंज हो गई ना। इसीलिए और कैरेक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी को देख के बताओगे कि भाई ये कौन है, ये कौन सा प्लांट है, तो गड़बड़ी होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। समझ लो एक आम का पेड़ है जो अगर मेरे इलाके में उग रहा है तो उसकी पत्तियां चौड़ी हैं, मैं बोलूंगा ये तो आम है, और आपके इलाके में उग रहा है तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा, सारी पत्तियां अलग है, ड्रूप हो रखी है। तो सेम प्लांट की दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएंगी ना, विच इज इम्प्रॉपर। इसलिए मल्टीपल कैरेक्टर्स को यहां पर कंसिडर करना जरूरी है। तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम की गड़बड़ी क्या थी, इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि इट हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, टू वेजिटेटिव एंड एंड्रोशियम कैरेक्टर कैसा है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और आपको पता है इनमें से जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं दे आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, दे आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। इसीलिए भाई गड़बड़ हो गई, आपको और कैरेक्टर्स की जरूरत है। इसीलिए इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, उतना बेहतरीन नहीं माना गया। तो अगले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नाम ही नेचुरल सिस्टम है तो ये नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड थे, तो दे वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज मतलब हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज बिहेविंग इन नेचर। नेचर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है, एक प्लांट कैसे बिहेव करता है, उसका किन और प्लांट्स के साथ रिलेशन है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम कहते हैं, जहां पर नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर किया गया। और नेचुरल सिस्टम के अंदर और भी कैरेक्टर लिए गए, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो लिया ही, बाहर से देखना तो इंसान की पहली खूबी है, तो मॉर्फोलॉजी को तो आप यहां पर कंसिडरेशन में लोगे ही। इसके अलावा आप प्लांट को अंदर से भी देखोगे, यानी एनाटॉमी भी देखोगे, आप सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखोगे, यानी आप उनके अंदर इतना घुस जाओगे कि आप उसके सेल की भी डीप स्टडी करने लगोगे कि भैया इसका सेल कैसा है। आप फाइटोकेमिस्ट्री भी देखने लग जाओगे कि एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर केमिकल्स कैसे पाए जा रहे हैं, आप उसकी भी बात करोगे। आप एक प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी स्टडी करोगे। सारे कैरेक्टर्स आपको कंसिडरेशन में लेने होंगे। और अगर आप मॉर्फोलॉजी के अलावा इतने कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में ले रहे हो तो इट इज ऑब्वियसली बेटर
देन आर्टिफिशियल सिस्टम। भाई आर्टिफिशियल सिस्टम से तो बढ़िया ही होगा, क्योंकि इसमें आपको जितने कैरेक्टर दिखते हैं ना, आप उतने कैरेक्टर नोटिस कर सकते हो। दिया किसने? ये बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया। बेंथम एंड हुकर साहब ने पर्टिकुलर सिस्टम प्रपोज किया। अगला जो है दैट इज कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि दो ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशनरीली कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखकर हम बताते हैं कि वो कहां लाई करते हैं, कहां एक साथ पाए जा सकते हैं या साथ पाए जा सकते भी हैं या नहीं। सो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू वन टेक्सा, एक कैटेगरी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट का ही रेफरेंस ले लेते हैं। समझ लीजिए ये एक एंसेस्टर था, इस एंसेस्टर से क्या निकला? आपका प्लांट निकला और एनिमल निकला। इस एंसेस्टर से क्या निकला? आपका प्लांट निकला और एनिमल निकला। यानी प्लांट और एनिमल का एकदम एंशिएंट एंसेस्टर जो था ये कॉमन था, ये बात माननी पड़ेगी। भाई एक ऑर्गेनिज्म से ही तो दुनिया के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म आए होंगे, तो ये बात माननी पड़ेगी। अब ये जो प्लांट का एंसेस्टर है ना, इसी ने एल्गी और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को जन्म दिया होगा। यानी ये जो प्लांट का एंसेस्टर है, इसी एंसेस्टर्स को थोड़ा मॉडिफाई करके एल्गी बना होगा, इसी से आपका ब्रायोफाइट बना होगा, इसी से आपका टेरिडोफाइट बना होगा, इसी से आपका जिम्नोस्पर्म बना होगा, इसी से आपका एंजियोस्पर्म बना होगा। एंड अगर आप देखें एंजियोस्पर्म के अंदर भी अगर आप देखें तो लेट्स से ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में अगर आप कॉमन एंसेस्ट्री की बात करें यहां पर, तो इसी से आपका डाइकॉट निकला होगा, इसी से आपका मोनोकॉट निकला होगा। यानी अगर आप यहां पर रेफरेंस लें तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मोनोकॉट और डाइकॉट का एंसेस्टर सेम, बिल्कुल हमारे सामने डेंड्रोग्राम है, आपको मानना ही पड़ेगा। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा देखना, क्या मैं बोल सकता हूं डाइकॉट मोनोकॉट का एंसेस्टर सेम? बिल्कुल सेम। क्या मैं बोल सकता हूं एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नो एंजियो का एंसेस्टर सेम? बिल्कुल सेम। और प्लांट और एनिमल का क्या एंसेस्टर सेम? यहां पर बिल्कुल सेम। बात खत्म हो जाती है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर आप यहां पर चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो इन अ कॉमन कैटेगरी, है ना। अब अगर आप बोलोगे क्या डाइकॉट का और एल्गी का पहला एंसेस्टर सेम है? नहीं, डाइकॉट का पहला एंसेस्टर एंजियो है अगर आप देखोगे इस ग्राफ को, और एल्गी जो है डायरेक्ट प्लांट के एंसेस्टर से निकल रहा है, तो यहां पर थोड़ी सी दूरी हो गई। लेकिन डाइकॉट और मोनोकॉट पास पास है, तो डाइकॉट और मोनोकॉट ज्यादा सिमिलर है, एल्गी उनसे थोड़ा दूर है, तो ये थोड़ा सा डिसिमिलर होगा। सिमिलरली ब्रायोफाइट जो है और एनिमल जो है ये बहुत डिफरेंट होंगे, इनमें बहुत दूरी है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये कितने दूर दूर है, कितने एंसेस्टर छोड़ के पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये कॉमन कैटेगरी में रखने लायक चीजें हैं या नहीं। और आप डीएनए और प्रोटीन का यहां पर क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का क्या सीक्वेंस है, अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर, उनकी सीक्वेंसिंग करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके प्रोटीन और मेरे प्रोटीन में कितनी सिमिलैरिटी है। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, हमारे डीएनए में सिमिलैरिटी मिलेगी, यानी कि हम जो है सेम कैटेगरी में रहने लायक है। अगर आपका और मेरा डीएनए किस दिन मैच किया गया, 99.9% सिमिलैरिटी मिलेगी। या आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे 12th क्लास में कि हर ह्यूमन का डीएनए जो है 99.9% सिमिलर है एक दूसरे से, कोई भी दो ह्यूमन उठा लो, तो जाहिर सी बात है आप और मैं सेम कैटेगरी में रहने लायक हैं, इसीलिए हम सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। अब समझ लो आप अपना डीएनए कंपेयर करोगे एक बनाना ट्री के साथ, तो हो सकता है 30% ही सिमिलैरिटी मिले, तो बहुत दूर हो आप, आपको पता है आप अलग अलग कैटेगरी में ही रहने लायक हो। यह बात है दोस्त। अगली जो यहां पर क्लासिफिकेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल इज अ वर्ड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम नंबर्स, है ना। यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब जहां पर खूब सारे नंबर्स लिए जा सके। सो आप यहां पर क्या करते हो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर यू असाइन नंबर्स एंड कोड्स टू एवरी नंबर्स एंड कोड्स टू एवरी कैरेक्टर पॉसिबल। जितने कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं उसको नंबर और कोड दे दो, तो जाहिर सी बात है ऑल कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स आप सोच सकते हो, ऑल कैरेक्टर्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट।
सारे के सारे कैरेक्टर्स को आप अकाउंट में ले सकते हो, आप उन पर बेट लगा सकते हो। कोई भी कैरेक्टर है, एक प्लांट में लीफ कितनी है, उनका कलर क्या है, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा क्या है, कोई भी कैरेक्टर। और यहां पर आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो। कंप्यूटर विल इवैल्यूएट, कंप्यूटर्स विल इवैल्यूएट रिजल्ट्स, कंप्यूटर्स विल इवैल्यूएट रिजल्ट्स कि कितने कैरेक्टर कॉमन आए। समझ लो दो प्लांट्स में 100 कैरेक्टर हैं, 100 में से 95 कैरेक्टर्स कॉमन आ गए, दो प्लांट्स के अंदर 5 अलग थे, इसका मतलब प्लांट्स में अच्छी खासी सिमिलैरिटी है। सो कंप्यूटर विल इवैल्यूएट रिजल्ट्स, तो ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स यहां पर कंसिडरेशन में लिए जाते हैं, इसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोला जाता है। कंप्यूटर्स की मदद से रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। अगला अगर आप देखें साइटो टेक्सोनॉमी, तो साइटो का मतलब क्या होता है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर के पार्ट्स की आप यहां पर बात करेंगे, खासकर क्रोमोसोम्स की। तो दो पर्टिकुलर प्लांट्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो उनके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर क्या है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, 23 पेयर, और बिहेवियर कैसा है, क्या ये आपके मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर अगर आपने नोट कर लिया दो प्लांट्स का और उन्हें कंपेयर कर लिया, दैट्स कॉल्ड एज साइटोटेक्सोनॉमी। एंड देन देयर इज कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो का मतलब क्या हो गया, कीमो का मतलब हो गया केमिकल्स। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में स्पेसिफिक केमिकल्स मिलते हैं, सम प्लांट्स कैरी स्पेसिफिक केमिकल्स, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। सो उन केमिकल्स की गुणवत्ता के बेसिस पर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें आंकड़े की, जिसे हम कैलोट्रोपिस बोलते हैं, तो कैलोट्रोपिस के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, ग्लाइकोसाइड्स देखने को मिलते हैं, जो कि एनिमल्स की जान भी ले सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आप रोवल्फिया की अगर आप बात करोगे, रोवल्फिया की अगर आप बात करोगे, खासकर रोवल्फिया वोमिटोरिया की, तो आपको रेजरपाइन नाम का एक केमिकल यहां पर देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे अलग अलग प्लांट्स हैं, किसी में गम मिलेंगी, किसी में रेजिन मिलेंगी, किसी में कुछ मिलेगा, सबको आप अलग अलग कैटेगरी में तोड़ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स डू दे इनकॉर्पोरेट इनसाइड देम। इसे हम कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। बात करते हैं कुछ पिछली साल में पूछे गए सवालों की। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखते ही मार दो, मॉर्फोलॉजी, केमिकल, फ्लोरल नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज, यूटिलिटेरियन की कौन सी चीज किस काम आती है, हैबिट ऑफ प्लांट, या कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। डिसेंट मतलब किससे बन के आए हैं हम लोग, तो कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट की हम लोग बात करते हैं, यानी कि हम लोग कॉमन एंसेस्टर की यहां पर बात करते हैं, एंसेस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज, लीनियस साहब ने क्या दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, है ना। आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय, अभी क्वेश्चन करके आए हैं, वाइस वर्सा पूछ लिया, सिर्फ आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, लीनियस साहब ने दिया था। क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर साहब, बेंथम एंड हुकर साहब ने क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिया था। Phonetic system of classification is based on, phonetic system of classification, phonetic is a type of classification which is a part of numerical taxonomy। इस चीज को आप लिखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, अभी आपने जो नोट्स बनाए हैं उनके अंदर लिखो कि phonetic classification is a type of numerical taxonomy। इसे एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि एडेंसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे दिया था। तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। एंसेस्ट्रल लीनिएज की बात हम करते हैं फाइलोजेनेटिक में, फेनेटिक में नहीं, नाम एक जैसा है तो फंस सकते हो यहां पे, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है आपका, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। फाइलोजेनेटिक और फेनेटिक सुनने में एक जैसा लगता है, हो सकता है ऊपर फाइलोजेनेटिक पढ़ लिया और बी मार दो। डेंडोग्राम बेस्ड ऑन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक या डीएनए कैरेक्टरिस्टिक, डेंड्रोग्राम कहां बनाया था हमने, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर, कि कॉमन एंसेस्टर से क्या क्या चीजें बन रही हैं वो डेंड्रोग्राम से हमने देखा था। एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो फाइलोजेनेटिक में आता ही नहीं है ना। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हमने एंड्रोशम बेस्ड कैरेक्टर्स कहां देखे थे, आपके आर्टिफिशियल के अंदर, और नेचुरल में भी ऑब्वियसली आप ये कैरेक्टर्स ले सकते हो। तो पहला आपका जो है वो सही हुआ कि ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स जिनको हम कंप्यूटर
से एनालाइज करते हैं वो सारे के सारे यहां पर फेनेटिक में आ जाएंगे। A system of classification in which a large number of traits is considered. Large number of trait किसमें कंसिडर किए जाते हैं? नेचुरल सिस्टम में। नेचुरल सिस्टम में अच्छे खासे कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, साइटोलॉजी है, अल्ट्रास्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, बहुत कुछ है। फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और साथ में एंड्रोशम कैरेक्टर है। सिंथेटिक सिस्टम में यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो और टुच्चा सिस्टम है जो कि आपको पढ़ाया भी नहीं जाता, राइट? तो नेचुरल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट दोस्तों, हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट courses.brilix.io पे। अगर आप चाहें तो जाकर के हमारे बैचेस को ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद गिविंग the chapter wise mock test, along with having all the notes in PDF format, then this course is going to be a gold mine for you. Everything is covered over here: NCERT, extra age NCERT, after that notes, 34 years PYQ, then exemplars, then your test series, then full length test series। आपका जब नीट आएगा तो 3-4 महीने पहले हम रिलीज कर देंगे। अभी सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, बट दैट वुड ऑल्सो बी सफिशिएंट क्योंकि आपको बायोलॉजी के 38 टेस्ट मिलते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू गेट थ्रू द बैच। एक बहुत ही कम प्राइस में, एक स्टैंडर्ड किताब के प्राइस में आपको पूरा का पूरा वीडियो मॉड्यूल कोर्स मिल रहा है। प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज टू एनरोल इन इट। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे नोट्स के लिए। डेली बेसिस पर आपसे नोट्स आएंगे यार। अपॉलॉजीज, काफी दिनों से नोट्स आए नहीं, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी, बट स्टिल टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। और आज जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स बनाओ अपनी कॉपी के अंदर, उन नोट्स की एक PDF बनाओ एंड अपलोड इट ऑन ब्रिलिक्स एप्लीकेशन, जो कि दुनिया का सबसे पहला स्टूडेंट सेंट्रिक सोशल मीडिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना मुझे प्लीज, इंस्टाग्राम पर भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, एंड ब्रिलिक्स ऐप पर भी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, और अगले 5 वीडियोस के अंदर दिस चैप्टर वुड बी ओवर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं अगले सेशन में, बाय।